Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, तो ये है हमारा हिस्ट्री का सिलेबस और यहाँ पर भी आपको कुछ प्रॉपर पार्ट्स दे रखे हैं। बेसिकली आपकी एक ही किताब है यहाँ पे हिस्ट्री में, ठीक है, और आपको उसके अंदर डिवीजन दे रखा है अलग अलग तरीके से और कुछ थोड़े से चैप्टर्स जो है वो चेंज हुए हैं और थोड़ा सा मर्ज हुआ है टॉपिक्स, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विल कवर एवरीथिंग, हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। और यहाँ पर भी आपको प्रॉपर एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर था उसी तरीके से, और उसमें भी आपको हर चीज़ बताई जाएगी, किस तरह की फाइल यूज़ करनी है, किस तरीके की चीज़ें आपने उसमें मेंशन करनी है, किस तरह के टॉपिक्स आपको असाइन किए जाएंगे वो भी दिया जाएगा। ये एक सिलेबस है बेसिकली जहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स का वो भी दे रखा है, सजेस्टिव टॉपिक्स हैं। तो होपफुली हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं में से कुछ टॉपिक्स लेकर के आपको अपना प्रोजेक्ट दिया जाए करने के लिए, और कौन से बच्चे को क्या प्रोजेक्ट मिलेगा वो मैं डिसाइड करूंगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर तरीका होगा काम करने का, उसी तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। और आपकी बुक एक ही है लेकिन उसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे अलग अलग डिविजन्स हैं यूनिट के फॉर्म में। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं आज वो अर्ली सोसाइटी से बेस्ड है कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें हम फोकस करेंगे अफ्रीका, यूरोप टिल 15,000 BCE। BCE इज बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पे कुछ ओरिजिन कैसे ह्यूमन बींग्स का हुआ, इंसान जो है उनका ओरिजिन किस तरह से हुआ, क्या सोसाइटीज रही, और हिस्टोरियंस जो है उनके क्या व्यूज हैं आज के जो प्रेजेंट डे है उस पर, और गैदरिंग और हंटिंग सोसाइटीज कैसी थी उसके बारे में, ठीक है। वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, ये आपके पार्ट्स हैं बेसिकली। यहाँ पे ये अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम जो है वो थर्ड उसकी कैटेगरी में है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, यहीं से अपना जो चैप्टर है वो शुरू होगा, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है ये, ठीक है। मैप वर्ड भी इसके अंदर आएगा जब आप पढ़ोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में या पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन के बारे में जब पढ़ोगे, तो यहाँ पे भी अलग अलग तरह के मैप्स आएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर भी आएंगे, ठीक है। अब अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। So this is your chapter 1, theme 1 from the beginning of time. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, तो ma'am. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेकर के हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ह्यूमंस जो है उनका कहाँ से वो निकले हैं, कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ, किस किस तरह की कंडीशंस उन्होंने फेस करी, क्या तरीका है इस चीज को जज करने का कि भाई ये ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है और कितने साल पहले हुआ है। वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और पहली जो क्रिएशन है ह्यूमंस की वो किस तरह की रही, अर्थ सरफेस पर रही, कहाँ पे वो अपीयर हुए, क्या अलग अलग फॉर्म्स हैं ह्यूमंस की जो खत्म भी हो गई हैं, कुछ तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं पूरी तरह से, ठीक है। ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म्स जो है वो इसमें यूज होंगी, ठीक है, तो समझना है प्रॉपरली और कंफ्यूज नहीं होना है। और कहीं पे भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो मैं आपको पूछूंगी, तब आपने अपनी कंफ्यूजन मेरे को बताना है, ठीक है। तब हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे हर पैराग्राफ के एंड में, ठीक है। दिस चैप्टर ट्रेसेस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये चैप्टर जो है इसमें आपको ट्रेसेस मिलेंगे, यानी कि आपको वो निशान मिलेंगे कि कैसे ह्यूमन जो है वो एग्जिस्ट करते हुए आए हैं, कैसे ह्यूमंस की शुरुआत हुई है। It was 5.6 million years ago, written as NYA, that the first human-like creatures appeared on Earth's surface. अब ये करीब 5.6 मिलियन ईयर्स अगो की पहले की बात है, जिसको मिलियन ईयर्स अगो को हम शॉर्ट में NYA जो है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा पूरे चैप्टर के अंदर। ये करीब उस समय की बात है जब पहले ह्यूमन क्रिएचर्स जो हैं वो अर्थ सरफेस पे दिखे थे, अपीयर हुए थे। After this, several forms of humans emerged and then became extinct. अब इसके बाद में कई अलग अलग तरीके से ह्यूमंस जो है आए और फिर वो विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। Human beings resembling us henceforth referred to as modern humans.
अब ह्यूमन बींग्स जो हमारे जैसे दिखते थे, जिनको क्या बोला जाता है, मॉडर्न ह्यूमंस बोला जाता है, ओरिजिनेटेड अबाउट 1,60,000 ईयर्स अगो। हमारे जैसे दिखने वाले जो ह्यूमंस हैं, उनका ओरिजिन कब हुआ था? करीब 1,60,000 साल पहले। During this long period of human history, people obtained food by either scavenging or hunting animals and gathering plant produce। अब उस समय में, इतना लंबे समय के पीरियड की बात जो चल रही है, ह्यूमन हिस्ट्री की बात जो चल रही है, इसके अंदर लोग बाग अपना खाना कैसे जुटाते थे? या तो स्कैवेंजिंग करके, ठीक है, या फिर हंटिंग एनिमल्स, यानी कि वो जानवरों को मार के अपना खाना खाते थे, या फिर सिंपली प्लांट्स को, जो प्लांट से चीजें मिलती हैं उसको इकट्ठा करके और फिर वो अपना पेट भरते थे। ठीक है, स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कहीं से भी, ठीक है, उसको इकट्ठा करके यूज करने के लिए बोला गया है स्कैवेंजिंग। उस चीज को यहाँ पर बोला गया है स्कैवेंजिंग। ठीक है, समझ में आया? किसी को Yes, कोई ma'am. दिक्कत? No, ma'am. ओके। They also learned how to make stone tools and to communicate with each other। इन लोगों ने, अब कोई ऐसा तो था नहीं कि पहले ही जो ह्यूमंस है उन्होंने सीधे से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, बातचीत करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता था। वो उन लोगों ने सब चीजें सीखी है, इवॉल्व करी है बाय द कोर्स ऑफ टाइम। टाइम के साथ में उन्होंने सब चीजें सीखी। उन्हीं में उन्होंने जो सीखा था वो ये था, स्टोन के कैसे टूल्स बनाए जाए, औजार कैसे बनाए जाए पत्थर से, और कम्युनिकेट कैसे किया जाए एक दूसरे से। Although other ways of obtaining food were adopted later, hunting gathering continued। जो बाकी के तरीके हैं खाना अडॉप्ट करने के, वो तो इन लोगों ने बाद में सीखे, लेकिन जो हंटिंग करके, यानी शिकार करके, इकट्ठा करके जो चीजें खाते थे या करते थे, वो कंटिन्यू रही। Even today there are hunter gatherer societies in some parts of the world। आज के जमाने में, यानी प्रेजेंट डे में भी, वर्ल्ड के कई ऐसे हिस्सों में आपको ये हंटर गैदरर सोसाइटी मिल जाएगी, समाज ऐसा मिल जाएगा जो लोग आज भी इस तरह से काम करते हैं। दिस मेक्स अस वंडर वेदर द लाइफस्टाइल्स ऑफ प्रेजेंट डे हंटर गैदरर्स कैन टेल अस एनीथिंग अबाउट द पास्ट। अब ये जो चीज है, ये हमें कई बार सोचने पर मजबूर कर देती है, इस तरह की लाइफस्टाइल जो है लोगों की प्रेजेंट डे में हंटर गैदरर्स वाली, कि उस समय में क्या चीजें रही होंगी, क्या पास्ट में सिचुएशंस रही होंगी हंटर गैदरर्स की। ठीक है, इन दो पैराग्राफ्स के अंदर किसी को भी कोई दिक्कत आई है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले ये जो साइड में इंफॉर्मेशन दे रखी है ये काफी सही है, पहले उसको हम पढ़ लेते हैं, बाद में इस पे जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। What are fossils? Fossils are the remains of the impressions of a very old plant, animal or human which have turned into stone. These are often embedded in rock and are thus preserved for millions of years। Fossils क्या होते हैं? बची कुची चीजें होती हैं, ठीक है, भले वो पुराना प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो, ये धीरे धीरे समय के साथ में पत्थर में बदल गए हैं, या पत्थरों के नीचे जो है, रॉक के नीचे वो दबे हुए हैं, ठीक है, और कई लाखों सालों तक वो प्रिजर्व तरीके से सुरक्षित है। ठीक है, एज इन कन्वर्ट तो रॉक में हो गए हैं, सॉरी रॉक के नीचे आ गए हैं, कन्वर्ट स्टोन में हो गए, लेकिन बची कुचे कई मिलियन साल हो गए उनको इस चीज को लेकर के। ठीक है, वो आते हैं फॉसिल्स की कैटेगरी में। देन वी हैव स्पीसीज इज अ ग्रुप, और कई बच्चे इसको स्पीशीज भी बोलते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग अलग एक्सेंट में सही है। ठीक है, बट आई प्रेफर स्पीशीज। Species is a group of organisms that can breed to produce fertile offspring। एक ही प्रजाति के जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ब्रीड करके अपनी जैसे और ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं, उनके लिए बोला गया है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज कैन नॉट मेट विद दोज ऑफ अदर स्पीसीज टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब एक प्रजाति के जो है वो दूसरी प्रजाति के साथ में ब्रीड नहीं कर सकते, और वो अपने अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, फॉसिल्स और स्पीसीज दोनों ही क्लियर हैं? Yes, Ma'am, ma'am. what is the Yes, ma'am. meaning of fertile offspring? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब ये है कि आप एक ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको लेके चलो, तो इंसान जो है वो अपने जैसे आगे इंसानों को पैदा करते हैं, जानवर जो है वो अपनी जैसे जानवरों को पैदा करते हैं, यानी और वो जो जानवर वो पैदा कर रहे हैं, जो इंसान इंसानों को पैदा कर रहे हैं, वो आगे जा करके अपने ही तरह
दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पैदा करेंगे, ठीक है, मतलब कि अपनी ही प्रजाति के और लोगों को करेंगे, तो उस पर्टिकुलर जो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बोला गया है वो उन्हीं के लिए बोला गया है जो अपनी जैसी प्रजाति के ऑर्गेनिज्म को पैदा कर रहे हैं, और वो आगे जाकर के वही ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो है अपनी प्रजाति के उनको पैदा करेंगे। Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Then start करते हैं। Discoveries of human fossils, stone tools and cave paintings help us to understand early human history. अब इस तरह के human fossils जो बच्चे कुछ remains है, dead and decayed remains है human fossils के, stone tools के या cave paintings यानी कि जो गुफाओं के अंदर paintings मिली हैं, वो हमें मदद करती हैं कि कैसे human history रही होगी। Each of these discoveries has a history of its own. अब हर कोई इस तरह की जो डिस्कवरी है, जो खोज की गई है, उसकी अपना ही अलग इतिहास रहा है। Very often, when such finds were first made, most scholars refused to accept these fossils were the remains of early humans. अब बहुत पहले क्या हुआ करता था, जब इस तरह की कोई चीज मिला करती थी, तो उस समय के जो स्कॉलर्स यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, वो मना कर देते थे कि नहीं ये फॉसिल्स जो हैं ये अर्ली ह्यूमंस के है ही नहीं, ठीक है, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। They were also skeptical about the ability of early humans to make stone tools or paint. वो लोग इस चीज में भी पूरी तरीके से skeptical यानी कि doubtful थे, उनको नहीं लगता था कि भाई अर्ली ह्यूमंस जो है उनके पास में इतनी कला रही होगी या इतने स्किल्स रहे होंगे कि कैसे वो पत्थर के जो है टूल्स बना ले या पेंट जो है वो बना ले, ठीक है। इस चीज को लेके भी ये लोग पूरी तरह skeptical यानी कि doubtful थे। It was only over a period of time that the true significance of these finds was realized. काफी समय लगा, काफी टाइम पीरियड लगा जब उनको समझ में आया कि हाँ नहीं ये वाकई में ही ये चीज इम्पोर्टेंट है और इसका कोई ना कोई मतलब है, ठीक है, इस चीज को समझने में उनको समय लगा। The evidence for human evolution comes from fossils of species of humans which have become extinct. अब सबूत मिले हैं, एविडेंस मिला है कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, इन फॉसिल से ही हमें इस चीज का सबूत मिला है कि हाँ प्रजाति रही है ह्यूमंस की जो एक समय पे सरवाइव करी है और अब पूरी तरह से विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। Fossils can be dated either through direct chemical analysis or indirectly by dating the sediments in which they are buried. अब ये पता लगाना कि कौन सी चीज की क्या उम्र है, उसके लिए आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस हो चुकी है। आज हम किसी भी हमें कोई फॉसिल मिलता है तो बेसिक हमारे पास में दो तरीके होते हैं उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। पहला तो है केमिकल एनालिसिस यानी कि डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस करके वो केमिकल्स का यूज करके वो जो भी अपना साइंटिफिक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो अप करके बता देते हैं कि भाई ये सो एंड सो जो फॉसिल है वो कितना साल पहले मिला, मतलब कितने साल पहले का है, कितना पुराना है। दूसरा इनके पास में है सेडिमेंट्स वाला, ठीक है, इनडायरेक्टली बाय डेटिंग द सेडिमेंट्स, जो भी फॉसिल मिला है जिस भी पत्थर के ऊपर वो मिला है या जहाँ पे भी वो बरीड है, जिस भी पत्थर के नीचे वो बरीड है, तो सिंपली वो लोग क्या करते हैं उस पत्थर की या उस रॉक की या उस पूरी लेयर की जो सेडिमेंट्स है उसकी एज पता लगा देते हैं। तो उससे भी ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ भाई ये इतने लाखों सालों पुराना जो है ये फॉसिल मिला है। तो दो तरीके हमने पढ़े, ये आपने याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है आपके एग्जाम्स के अंदर कि भाई कौन से दो तरीके हैं जिनसे हम इनकी एज का पता लगा सकते हैं, तो आपने पहले लिखना है डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस और दूसरा लिखना है डेटिंग द सेडिमेंट्स। वंस फॉसिल्स आर डेटेड, जब एक बार उनकी डेट पता पड़ जाती है, ठीक है, कि वो कितने साल पुराने हैं, कितने लाखों साल पुराने हैं, a sequence of human evolution can be worked out. तो एक प्रॉपर पूरा सीक्वेंस जो है ह्यूमन एवोल्यूशन का वो सामने आ जाता है जिसपे हम काम कर सकते हैं कि हम भाई इतने लाखों साल पहले यहाँ पे ये चीज मिली है, उतने लाखों साल पहले यहाँ पे दूसरी चीज मिली है, कि किस तरह से उन्होंने पूरा अपने आप को डेवलप किया होगा, किस तरीके से उन्होंने ग्रो किया होगा। ये सारी चीजें हमारे सामने धीरे धीरे एक सीक्वेंस बनाने लगती हैं। इन दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. Okay. When such discoveries No, ma'am. okay,
When such discoveries were first made about 200 years ago, many scholars were often reluctant to accept that fossils and other finds, including stone tools and paintings, were actually connected with early forms of human. जब इस तरह की डिस्कवरीज यानी खोज पहली बार की गई थी करीब 200 साल पहले, तब कई सारे जितने भी स्कॉलर्स थे वो पूरी तरह से इस चीज को मान नहीं रहे थे, अनसर्टेनिटी में थे कि नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो कि ये फॉसिल्स जो हैं या जो भी उन्होंने ढूंढा है, स्टोन टूल्स हुए या पेंटिंग्स हुए, वो कहीं ना कहीं अर्ली ह्यूमन फॉर्म्स जो है उससे कनेक्टेड है, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. This reluctance generally stemmed from their belief in Old Testament of Bible. अब ये जो इनके विचार थे कि ये जो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि भाई ये अर्ली ह्यूमन फॉर्म जो रही है उससे रिलेटेड नहीं है ये स्टोन टूल्स और पेंटिंग्स, वो कहीं ना कहीं इनकी जो जड़ थी, ठीक है, जो इनका बेसिकली इनका जो एक ऑब्जेक्शन था जो इनको बाइबल के अंदर बताया गया था उस विश्वास से जुड़ा हुआ था, ठीक है, कि इनके रिलीजन के अंदर जो चीज पहले से इनको समझाई जा रही थी कि भाई ये ह्यूमन फॉर्म जो है वो किस तरह निकला है या ह्यूमंस कैसे आए हैं, जो इनकी बाइबल के अंदर बताया गया है उससे रिलेट कर रहे थे. उसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन ओरिजिन वाज रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड. उसके बाइबल के अंदर जो है वो बेसिकली मेंशन है कि ह्यूमन ओरिजिन यानी कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो भगवान की बनाई हुई जो गॉड है उनकी क्रिएशन है, उनके द्वारा बनाए गए हैं इंसान, ठीक है. तो ये उस चीज से जोड़ के देख रहे थे. इसीलिए जब अर्ली ह्यूमन फॉर्म्स से रिलेटेड जब इनको फॉसिल्स मिले तो उस चीज को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. कहते हैं ना कि धर्म जो होता है बेसिकली उसके अंदर जो धार्मिक चीजें होती हैं और जो भी लिखा गया होता है ओल्ड माइथोलॉजी के अंदर या जो भी वेद पुराण हुए हैं जैसे हिंदू धर्म के अंदर, उसमें जो चीज मेंशन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है. साइंस अलग पड़ जाती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स वाली चीज पर चली जाती है और ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल दूसरी तरफ चली जाती है. समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? मैम है ना, ये इसमें कहा गया है ना कि मतलब ये क्रिएशन ऑफ गॉड है ह्यूमन बीइंग्स का फॉर्मेशन. हाँ जी, तो मैम ये कौन मानते थे मतलब? क्रिश्चियंस क्रिश्चियंस. अच्छा, ओके मैम. For instance, in August 1856, workmen who were quarrying for limestone in the Neander Valley, a gorge near the German city of Dusseldorf, found a skull and some skeletal fragments. अब नीचे आपको मैप 2 के अंदर एक चीज दी हुई है ये, ठीक है, एक स्कल का वो दिया गया है, ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ फोटोग्राफ तो नहीं कहेंगे, एक स्केच आप समझ सकते हैं बेसिकली, ठीक है, ये दिया हुआ है. अब क्या हो रहा था, अगस्त 1856 की बात है, कुछ लोग काम कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, एक तरीके से ढूंढ रहे थे लाइमस्टोन, ठीक है, जगह का नाम दिया हुआ है नियंडर वैली. वहां पर एक जर्मन सिटी है बेसिकली डसलडॉर्फ, वहां पे ये चीज पाई गई थी. नियंडर वैली जो है वो डसलडॉर्फ के अंदर है. वहां पर एक स्कल ढूंढा गया था और कुछ स्केलेटल फ्रेगमेंट्स यानी कि स्केलेटन के कुछ पार्ट जो है वो ढूंढे गए थे, ठीक है, उनको मिले थे, वो ढूंढ तो लाइमस्टोन रहे थे लेकिन उनको मिल गए थे. These were handed over to Paul Fulrott, a local schoolmaster and natural historian. अब ये सारी चीजें जो मिली थी यहाँ पर वो बेसिकली वहाँ के जो स्कूल मास्टर लोकल स्कूल मास्टर थे और एक नेचुरल हिस्टोरियन यानी इतिहासकार भी थे वो, उनको दी गई थी. उनका नाम था कार्ल, ठीक है, Fulrott, who realized that they did not belong to a modern human. इनको लगा, ये चीजें इन्होंने रियलाइज करी कि ये मॉडर्न ह्यूमन जो हमारा आजकल जमाने का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको बिलोंग नहीं करता ये. He then made a plaster cast of the skull and sent it to Hermann Schwachhausen, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट बोन यूनिवर्सिटी. इन्होंने क्या करा, ये जो स्कल मिला था यहाँ पर इस तरह का, इसी का प्लास्टर से एक तरीके से प्लास्टर कास्ट बनाया, यानी कि प्लास्टर से लेकर के वापस से ऐसा ही एक मॉडल बनाया. और इन्होंने एक दूसरे जो प्रोफेसर हैं एनाटॉमी के, एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी होती है जिसमें अलग अलग लोगों और एनिमल्स के बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसकी पढ़ाई करी जाती है, ठीक है. उसके जो प्रोफेसर थे बॉन यूनिवर्सिटी के हर्मन शॉफहॉजन, उनको भेजा वो प्लास्टर कास्ट, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये क्या चीज है. आप एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उस हिसाब से उनको ज्यादा नॉलेज होगी, इस हिसाब से इन्होंने बना के भेज दिया. असली चीज इन्होंने नहीं भेजी, उसकी कॉपी बना के भेजी. द फॉलोइंग ईयर दे जॉइंटली पब्लिश्ड अ पेपर. और आने वाले साल में जो आने वाला साल था उसमें दोनों ने
ये जो स्कूल मास्टर थे और ये जो प्रोफेसर थे, दोनों ने मिलकर के एक पेपर पब्लिश किया, claiming that this skull represented a form of human that was extinct. अब इस पेपर के अंदर इन लोगों ने ये पब्लिश किया कि भाई ये जो स्कल मिला है ये भी एक तरह का ह्यूमन फॉर्म ही है, ठीक है, ह्यूमंस का ही था जो अब एक्सटिंक्ट हो गया है, यानी कि विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। At that time, scholars did not accept this view. अब उस समय में जब इन लोगों ने ये पेपर पब्लिश किया तब बाकी जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा, एंड इंस्टेड डिक्लेयर दैट द स्कल बिलोंग टू अ पर्सन ऑफ मोर रीसेंट टाइम्स। और उन लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि नहीं नहीं ये कोई पुरानी फॉर्म का नहीं है, बेसिकली ये अभी किसी रीसेंट टाइम में ही किसी का कुछ जो रीसेंट टाइम के मॉडर्न ह्यूमंस है उन्हीं में से किसी का स्कल है। स्कल की फोटो जो है आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, स्केच जो है दे रखा है, द स्कल ऑफ Neanderthal man. Some of those who dismissed the antiquity of the skull regarded it as brutish or that of a pathological idiot. कुछ लोग जो हैं उन्होंने इस चीज को ये बोला था कि नहीं ये कोई एंटिक या पुरानी चीज नहीं है, बल्कि ये स्कल जो है वो किसी बेवकूफ जो है अनसिविलाइज्ड और पैथोलॉजिकल इडियट यानी कि अनरीजनेबल जो इडियट है उसका है, ठीक है, मॉडर्न टाइम का ही है। क्या ये आपको देख करके लग रहा है ये किसी आज के जमाने का मतलब मॉडर्न ह्यूमंस जो है उनका स्कल है? आर यू एबल टू आइडेंटिफाई इट? नो मैम। वहां के No, लोगों ने, ma'am. या एग्जैक्टली, तो वहां के लोगों ने इस चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं भाई, सॉरी कुछ लोग जो थे उन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं ये तो ऐसा ही है। 24 November 1859, when Charles Darwin's On the Origin of Species was published, marked a landmark in the study of evolution. 24 November 1859 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक नई चीज पब्लिश करी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उसने एक बहुत ही अच्छा कीर्तिमान हासिल किया ये जो एवोल्यूशन की पढ़ाई थी उसके अंदर। ऑल 1250 copies of this first print was sold out the same day. जिस दिन ये बुक पब्लिश हुई उसी दिन इसकी 1250 कॉपीज जो बनाई गई थी वो बिक गई। Darwin argued that humans had evolved from the animals a long time ago. अब डार्विन ने इस बुक के अंदर क्या मेंशन किया था वो बेसिकली ये था कि ह्यूमंस जो है वो काफी समय से इवॉल्व करते हुए आए हैं, यानी कि वो एज एन एनिमल फॉर्म में थे और धीरे धीरे उनका एवोल्यूशन हुआ है, उनकी ग्रोथ हुई है। जो हमने अर्ली ह्यूमन जो पढ़ा है एक तरीके से कॉन्सेप्ट, उस चीज को ये यहाँ पर मेंशन कर चुके थे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ स्कल्स दे रखे हैं, ठीक है, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, बट बेसिकली मैं भी आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ उसका, कि पहला जो है ये एक एप का है, दूसरा जो है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है, दूसरा जो है ये उसका है, तीसरा है ये अपराइट मैन का, और फोर्थ जो है ये है होमोसेपियन, ठीक है, इसका, जो कि वाइज मैन, थिंकिंग मैन, जो कि मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी यानी प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उस तरह का स्कल है। इनमें भी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, इसमें भी हल्की फुल्की सिमिलैरिटीज, और इसमें भी बहुत ही कम सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो ये कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और कैसे इसका शेप लिया या क्या चीजें हुई, क्या चेंजेस आए, उन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज इतना कंप्लीट हो गया है हमारा, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका काम ये है कि अब आप इसको वापस से पढ़ेंगे इस चीज को, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उसको कंजर अप यानी इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट अप करेंगे, एंड वील डिस्कस ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन टुमारोज क्लास। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओके, स्टे फिट, स्टे सेफ, थैंक यू मैम। वेलकम।